हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। यहाँ पर हम लोग डेली 10 बजे, रात में 10 बजे कवर करते हैं। यहाँ पर देखिए, सुपर टेट 2022 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी जान से तैयारी हमारी कल से स्टार्ट है, ठीक है। एकदम से वो वाली तैयारी जिसे कहते हैं ना ताबड़तोड़, आरंभ है प्रचंड टाइप वाली। तो कल से हमारी क्लासेस कंटिन्यू अब चलेंगी और पूरी थ्योरी के साथ चलेंगी। थ्योरी में वो भी आपकी देखिए, थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि थ्योरी की क्लासेस अगर चल रही तो इसका ये मतलब नहीं 2-2 घंटे चलेंगी, ठीक है। थ्योरी की क्लासेस आराम से चलेंगी, कम से कम 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट में आपकी थ्योरी की क्लास आराम से कंप्लीट होगी। फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कवर करवाएंगे, ठीक। और साथ ही साथ में क्वेश्चन का लेवल जो आपका होगा बहुत ही बढ़िया से होगा। देखिए, एक चीज होती है कि एक एक्सपीरियंस के थ्रू ये मतलब ये क्वेश्चंस का कलेक्शन आप तक पहुंचाया जाएगा और बहुत ही सॉलिड क्वेश्चंस होंगे। एक सीट पक्की करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। जैसे हमने प्रॉमिस किया हम पूरा निभाएंगे, बस आप लोगों को साथ बनाए रखना है। डेली आप 10 बजे की क्लास बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। और साथ ही साथ कल आपको टाइम टेबल, कल से जो डेली क्लासेस होंगी आपको टाइम टेबल जल्दी ही बता दिया जाएगा, ठीक। हाँ, और साथ ही साथ में आप लोग एकदम से जुट करके कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए 10 बजे। और टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाए। टेलीग्राम की लिंक हम आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे देंगे। और साथ ही साथ में आप वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन, ठीक है। हाँ, चलिए, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, लेकिन एक जोश और जुनून आपके अंदर दिखना चाहिए। और कंटिन्यू क्लासेस आपको टाइम पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। कल से एकदम से टोटली हम फ्री हो चुके हैं, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं तो टोटली हम फ्री हो चुके हैं। कल से आपको क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाएंगी एकदम से थ्योरी के साथ, जैसा आप लोग चाहते हैं। और हमने ये स्टार्ट भी की थी, बिल्कुल। तो पहली क्लास हम एक बार फिर से ना होगा तो अपलोड करेंगे। जो हमने पढ़ाया था, पहली क्लास ही पढ़ाई थी दैनिक जीवन में विज्ञान, एक बार उसे हम फिर से अपलोड करेंगे। दैनिक जीवन में विज्ञान आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ में फिर से एक नई शुरुआत होगी। एक मिनट, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आवाज तो आ रही है, ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एकदम से। अब से पूरे जोश और जुनून के साथ आप जुड़िए और एक तरीके से, जैसा होता नहीं, आप लोग मेरा साथ दीजिए। एक मोटिवेशन लेवल मेरा मेंटेन रहे और साथ ही साथ में कंटिन्यू आपको क्लासेस हम प्रोवाइड कराएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी, हम अपने बल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये सारे मिक्स क्वेश्चंस होंगे आज के। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा लगभग और भी आगे जा रहा है, लेकिन हमने इस पे 16 ही डाला क्वेश्चन। ये आज यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। आसान सा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, विकल्प कौन सा आपका सही होगा? निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? हाँ, स्टार्ट करते हैं क्लास। आप आगे देखिए, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा जरूर, जिससे कि जब भी कोई नोटिफिकेशन जाए आप लोग कोई भी क्लास मिस ना करें। आप एकदम से शुरू से लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए, आपकी एक सीट कंफर्म पक्की होगी। बस इतना एक विश्वास बना करके रखिए, विश्वास को टूटने मत दीजिए। और कल से कंटिन्यू आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी, अरुण और वरुण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप लोग फटाफट से रिप्लाई करेंगे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? एकदम से जोश आपको दिखाना है, जोश दिखनी, मतलब अंदर से जोश आपका दिखते रहना चाहिए। आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बस आपको ज्यादा टाइम आपका नहीं लेते, 10 बजे की क्लास हम कहते हैं, आप 10 बजे जरूर मेरा वेट करा करिए, 10 बजे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प ए बुध ग्रह। फटाफट से रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? बुध है, मंगल है, नेपट्यून है, शनि है। चलिए भाई, और एकदम से
एक बार आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर करेंगे। बस आप लोग जब तक प्यार नहीं दिखाएंगे, विश्वास नहीं दिखाएंगे, और हाँ, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है नेपट्यून। विकल्प सी सही होता है, नेपट्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32, 52, 68 या फिर 83%? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? और फास्ट, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 32, 52, 68 या फिर 83? बिल्कुल सही, विकल्प आपका यहां पर सी हो जाता है, 68%। थ्योरी की क्लास पढ़ाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला। अगला क्वेश्चन ये रहा, मोह असंबद्धता स्थित है किसके बीच में? मोह असंबद्धता किसके बीच में पाई जाती है? मोह असंबद्धता, देखिए, क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, या फिर मेंटल और कोर के बीच में है, या फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में है? कौन सा सही होगा? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे। आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाइए। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प ए है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। विकल्प आपका ए सही होता है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन है, ओरिनोको है, कैरोनी है, पराना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक जोश दिखते रहना चाहिए आपके अंदर, एक जोश आपके अंदर दिखते रहना चाहिए। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शाबाश। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प आपका सी से होता है, कैरोनी। विकल्प आपका सी से होता है, कैरोनी नदी है। ठीक है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प आपका सी से होता है, कैरोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं आप फास्ट चलते हैं या फिर हम। बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम्बेजी है, जैरे है, नील है, लुआनवा है? देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वाह, ये बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बोयोमा जलप्रपात आपको बताना है, शाबाश। बोयोमा जलप्रपात विकल्प आपका बी सी हो जाता है, जैरे नदी पर स्थित है। विकल्प आपका बी सी होता है, जैरे नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात के बारे में बताइए। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन है, कांगो है, नील है, कोरोनी? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है यहां से, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और फास्ट, बिल्कुल सही। स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमेजन है, कांगो है, नील है, कोरोनी? विकल्प यहां पर कौन सा सही होगा? स्टैनली। स्टैनली विकल्प आपका बी सी हो जाता है, कांगो है। जलप्रपात से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ये कंप्लीट नहीं लगता। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जग जाहिर वाला क्वेश्चन है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो, मिसिसिपी, सेंट लॉरेंस या फिर जेम्बेजी? विकल्प कौन सा आपका सही होगा? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। यहां पर हमारा सही हो जाता है विकल्प सी, सेंट लॉरेंस है। विकल्प सी आपका सही होता है, सेंट लॉरेंस है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर समुद्र तटीय मैदान? भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? यहां पर देखिए, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? विकल्प आप सभी के सामने चार हैं और फटाफट से देख करके आपको रिप्लाई करते रहना है। अब विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है सी, प्रायद्वीपीय पठार है। विकल्प आपका सी सही होता है, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो यहां पर हम विकल्प सी की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा सही होगा? प्रायद्वीपीय पठार है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की रिप्लाई का हम इंतजार करेंगे, देखते हैं किसकी किसकी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखिए। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? जल्दी से बताएं। आप लोग संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं, एक बार संख्या तो कम से कम एटलीस्ट बस इतनी संख्या रहेगी। अच्छा, आप लोगों का मन नहीं करता है कि वन डे एग्जाम टारगेट की भी मतलब लाइव क्लासेस में संख्या बढ़े? ये बता दीजिए, दिल से बताइए और ज्यादा कुछ नहीं, दिल से बताइए, आप लोग नहीं चाहते हैं? आगे, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये विकल्प आपका सही हो जाता है। नहीं, ये विकल्प आपका डी से होता है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। विकल्प आपका डी से होता है, प्रायद्वीपीय पठार का। इसलिए मैंने कहा था आप लोगों के रिप्लाई का वेट करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग है, मेनली जो गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां, जब आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? आप लोग अगर ऐसे साथ देंगे तो फिर तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास तो रात में ही टाइम है ना। आप बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट? निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? विकल्प यहां पर आपका डी सी हो जाता है, कोरोमंडल तट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है। हम दिन में भी क्लास अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं, दिन में तो कोई नहीं सोएगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक है, असम है, पश्चिम बंगाल है, जम्मू कश्मीर है? आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर? ये सही जवाब हो जाता है हमारा, विकल्प ए सही होता है, कर्नाटक है। विकल्प ए सही होता है, कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? हाँ, तुक्का ही मारना है। 90% तो आप लगा नहीं सकते, 70% भी सही नहीं है, तो विकल्प आपका डी, ये सी सही हो जाता है, 52% है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? चीन है, जापान है, सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है? शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? अब आप लोग एकदम से फास्ट रिप्लाई करते रहिए। शिंतो कहाँ का मूल धर्म है? नाम से ही आप लोग गेस कर सकते हैं। विकल्प आपका यहां पर बी सी हो जाता है, जापान। इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, जापान है।
आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, जग जाहिर वाला क्वेश्चन है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण है, पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महाकाव्य, विकल्प ए आपका सही हो जाता है, महाभारत है। सबसे बड़ा महाकाव्य, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पर्याय है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न या फिर सत्य, किसको माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पर्याय है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न, सत्य, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? और फास्ट रिप्लाई करते रहिए, जल्दी जल्दी से। पहले देखिए, पता है टारगेट ये आपका होना चाहिए, पहले नंबर की रिप्लाई आपकी होनी चाहिए। विकल्प आपका यहाँ पर ये सही होता है, अहिंसा है, नहीं। आगे नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न, एल्बर्ट आइंस्टीन। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, ऑटो हॉर्न, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे देखिए, नेक्स्ट है, परमाणु बम का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में जब हम विज्ञान करा रहे थे वहां पर हमने ये चीजें कंप्लीट करवाई हैं। परमाणु बम, विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है, ऑटो हॉर्न, विकल्प आपका सी से होता है, ऑटो हॉर्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? अगला क्वेश्चन है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? डेली आपकी क्लास 10 बजे है, 10 बजे का टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, 10 बजे आ जाना है, सारे काम छोड़ करके, बस आपसे थोड़ा सा ही टाइम मांगते हैं। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, दोनों में से एक सही है, बाकी इस पे आपको जाना ही नहीं है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, यहां पर आपका विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका ए सही होता है, नाभिकीय विखंडन पर। किस पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन, विकल्प आपका ए सही होता है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु शक्ति संयंत्र काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लेड है, मैग्नीशियम है, जर्कोनियम है, कोबाल्ट है। और कमेंट की स्पीड और बढ़ाइए। और आगे, ना ना, और स्पीड, एकदम से स्पीड स्लो है, एकदम से स्लो आप लोग की स्पीड है, और क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं है कि आपकी रिप्लाई स्लो होनी चाहिए। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? लेड है, मैग्नीशियम है, जर्कोनियम है, कोबाल्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प आपका सी से हो जाता है, यहां पर जर्कोनियम है, विकल्प सी से होता है, जर्कोनियम है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? चलिए जल्दी से बताइए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किसमें? यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में, वृक्क में, कौन सा सही होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहां पर भंडारित होता है विटामिन ए? मानव शरीर में विटामिन ए, विकल्प आपका यहां पर ए सही हो जाता है, यकृत में भंडारित होता है। क्लियर है? यकृत में, मानव शरीर में विटामिन ए कहां पर भंडारित होता है? यकृत में, विकल्प आपका ए सही हो जाता है। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से फैलने वाला रोग, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें भी आप लेट कर रहे हैं और एक दूसरे की नकल करके रिप्लाई कर रहे हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रिकेट, वेरी वेरी, रतौंधी, पेलाग्रा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से फैलने वाला रोग है, विकल्प आपका सी से हो जाता है, रतौंधी है, विकल्प आपका सी से होता है, रतौंधी है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम
स्रोत है। सेब है, पपीता है, अमरूद है, आम है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब है, पपीता, अमरूद, आम, क्या खाने से विटामिन ए ज्यादा मिलता है? हाँ, तब भी आप लोग ना रिप्लाई स्लो स्लो कर रहे हैं। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। शाबाश, यहां पर विकल्प आपका सही होता है आम है। विकल्प डी सही होता है आम है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा है 100% यहाँ पर विकल्प डी ही सही होगा। आम में विटामिन ए चारों विकल्प में से इसमें ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कई बार बताया जा चुका है। रेटिनॉल है, थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है, कैल्सीफेरॉल है, कौन सा सही होगा? मैंने विकल्प ही दे दिया। रेवीज क्या है? रेवीज क्या है, जल्दी से बताइए, रेवीज क्या है? आगे, बहुत बढ़िया। रेवीज क्या है? किससे फैलने वाला रोग है? कृमि जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? रेवीज क्या है? आप सभी की डेली 10 बजे क्लास होती है, डेली 10 बजे, डेली 10 बजे होती है। और कल आपको एकदम से थ्योरी की पूरे टाइम टेबल कल आपको फाइनल बता दिया जाएगा। कल से हम टोटली फ्री हैं और ताबड़तोड़ क्लासेस आपकी करवाएंगे। एक सीट आपकी पक्की 100%, और वो भी बिना किसी शुल्क के, बिना पेड कोर्स के, बिना किसी कोचिंग। मत परेशान होइए, स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी, बाकी क्लासेस मेरी ज्वाइन करिए। रेवीज यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है विकल्प बी, विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से पूछा जाएगा, विषाणु से पूछा जाएगा, कुछ ऐसे ही। एक मिनट, प्लेग किससे फैलता है? अभी मैंने 1-2 दिन पहले की क्लास में बताया था प्लेग किससे फैलता है, और उसका कारक का नाम भी बताया था। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है, इनमें से सभी, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? प्लेग किससे फैलता है? बिल्कुल सही है, फटाफट से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। हाँ, प्लेग किससे फैलता है? विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, जीवाणु है, जीवाणु से फैलता है। अच्छा, मैंने बहुत पहले एक ट्रिक बताई थी, वीडियो मतलब बनाया था, जीवाणु से फैलने वाली ट्रिक, रोगों की ट्रिक, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ट्रिक है, मेरा पहला वीडियो वही था शायद। अगला क्वेश्चन, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कौन सा रोग कवक के कारण होता है, यानी कि फंजाई के कारण? फंजाई, जो वो ब्रेड पे सफ़ेद सफ़ेद सी लगती है ना, उसे फंजाई कहते हैं। और जो ऐसे एक छत्ते वाला होता है ना, जिससे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, छत्रक कहते हैं, तो ये भी कवक में ही आता है। तो ये पोलियो होता है, त्वचा का प्रदाह, हैजा है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आगे देखिए, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? उसमें अब देखेंगे ना, आवाज जैसे लग रही है एकदम से वैसे ही कवक के कारण होने वाला रोग, ये स्किन डिजीजेज जितनी होती है, स्किन डिजीज में त्वचा का प्रदाह, ये जैसे स्किन डिजीज में आप देखेंगे दांत, खाज, खुजली, ये सब जितनी भी गंदीली चीजें हैं ना, सब फंजाई की वजह से होती हैं। पोलियो वायरस हो गया। हैजा किससे होता है? हैजा किससे होता है ये बताइए भाई, हम तो भूल गए। हैजा किसकी वजह से होता है? हैजा किसकी वजह से होने वाला रोग है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? भारतीय खिलाड़ी हैं, आगे देखिए, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? शाबाश, भारतीय खिलाड़ी, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी है, एयर राइफल शूटिंग है, कुश्ती है, बैडमिंटन है? आगे, ऑल सब्जेक्ट हम कवर करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट। हमने कहा ना, आरंभ है प्रचंड, ऐसे टाइप वाली क्लासेस कल से आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरा टॉपिक वाइज थ्योरेटिकल जितनी भी क्लासेस हैं सब हम प्रोवाइड कराएंगे। भारतीय खिलाड़ी, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिए और अपनी संख्या बढ़ाइए। आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप संख्या बढ़ाएंगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन जगेगा, और हम कभी पीछे नहीं हटते, हमेशा आप देखेंगे लास्ट तक हम आपका साथ देते हैं।
जितने भी पीछे के एक्सपीरियंस्ड हमारे स्टूडेंट हैं आप सभी को बताएंगे। यहाँ पर विकल्प हमारा सही हो जाता है, भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग, विकल्प आपका बी सही होता है, एयर राइफल शूटिंग, विकल्प बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये सभी एकदम से आसान से क्वेश्चन है। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शूटिंग है, मुक्केबाजी, तैराकी, बैडमिंटन है। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है आपको बताना है फटाफट से। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शूटिंग है, मुक्केबाजी है, तैराकी है, बैडमिंटन है। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? शूटिंग है, मुक्केबाजी, तैराकी, बैडमिंटन। और स्लो और स्लो और फास्ट रिप्लाई, एकदम से और फास्ट रिप्लाई। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बैडमिंटन, विकल्प आपका डी सी होता है बैडमिंटन। अच्छा हुआ किसी ने तैराकी वाला विकल्प नहीं बताया। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम, सोच समझ करके रिप्लाई देना है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? फटाफट से एक बार जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जोरदार तरीके से भाई। दिल से प्यार करते हैं तो थोड़ा सा प्यार दिखाई दिया करिए ना। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर द्वारा, बॉन ब्राउन द्वारा, ओपनहीमर द्वारा, कोहेन द्वारा। कौन सा विकल्प सही होगा? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा? हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया? हाइड्रोजन बम विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है हाइड्रोजन बम, विकल्प आपका ए सही होता है एडवर्ड टेलर के द्वारा, विकल्प आपका ए सही होता है एडवर्ड टेलर है। चलिए भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही फेवरेट सबका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बताते हैं ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और कुछ ही दिन पहले आपको मैंने बताया था, कल या परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था, अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? कार्बन डेटिंग है, रेडियो आयरन डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग या फिर पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। चलिए विकल्प की तरफ बढ़िए, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है अति प्राचीन। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है विकल्प डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, एक मिनट, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? आगे, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रक्त प्रवाह की गति से रिलेटेड रेडियो फास्फोरस है, रेडियो आयोडीन है, आयरन है या फिर रेडियो सोडियम है। जो मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह से संबंधित था यहाँ पर हमने बताया था आपको रेडियो सोडियम था। विकल्प रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, ये विकल्प आपका डी सी होता है सोडियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः विकल्प आपका ए सही हो जाता है, मीथेन है। विकल्प ए मीथेन, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से CH4 है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? जल गैस है, कोल गैस है, प्रोड्यूसर गैस है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? और एक बार जोरदार तरीके से सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करेंगे और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, बस जितने भी देख रहे हैं, जितने भी सारे बच्चे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? इसे हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, राइट। एलपीजी है, ये द्रवित पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। यहाँ पर ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को प्रेशर दे करके मतलब उसको लिक्विफाइड फॉर्म में किया जाता है जबकि गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भर करके गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? एक चीज आपको बता दें, सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका ये जीएस और इधर का करंट है, और बाकी जो इतने सब्जेक्ट वाले ऐसे हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत, ये सभी कम कम मार्क्स के हैं, और ये सब आप लोगों का मैक्सिमम तैयार है, इसलिए ज़्यादा फोकस आपको इस पर करना है, उसको थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करते रहिए बस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भर करके गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हीलियम कौन बोले? मतलब इतना इक्वेशन करवा के हीलियम पे अभी अटके रह जाएंगे, फिर तो पूरी मतलब बेइज्जती हो गई है। इसका सही जवाब हो जाता है मरकैप्टन है, विकल्प आपका सी से होता है, मरकैप्टन है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, आगे फटाफट से। गोबर गैस में मुख्यतया क्या होता है? कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतया कौन सी गैस होती है? मीथेन है, इथिलीन है, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आप लोग की रिप्लाई और फास्ट होनी चाहिए, जबकि एकदम से पूरी हम फास्ट क्लास करवा रहे हैं, सुपर फास्ट वाली क्लास करवा रहे हैं। गोबर गैस में मुख्यतया होता है मीथेन है, एथिलीन है, एसिटिलीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे देखिए, गोबर गैस में मुख्यतया होता है, गोबर गैस में मुख्यतया होता है मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड है। हाँ, गोबर गैस में भी विकल्प आपका ए सही हो जाता है, CH4 ही है, मीथेन ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? चलिए और फास्ट रिप्लाई आप लोग करते रहिए। मिताक्षरा की विषय वस्तु, शाबाश। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाएगा, मीथेन से आगे बढ़िए। ये हिंदू पारिवारिक विधि संहिता है, विकल्प आपका डी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, तमिल, प्राकृत। पल्लवों की राजभाषा क्या है? संस्कृत, तमिल, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। पल्लवों की राजभाषा। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके हमें ये बताएंगे कल थ्योरी की क्लास में पहला कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे जरूर मुझे, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेंगे, उसी हिसाब से हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत, तमिल, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। यहां पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, संस्कृत है। पल्लवों की राजभाषा, विकल्प आपका ए सही होता है, संस्कृत थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला है गोपुरम। ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है। गोपुरम मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? ये क्वेश्चन अभी आप दो बार कर चुके हैं। गोपुरम जो मुख्य द्वार है, इसके प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। आप लोग तुरंत कैच कर पाएंगे इस क्वेश्चन की रिप्लाई, ठीक है। बिल्कुल पहला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है ना, विकल्प ए हमारा सही होता है। नहीं, कांची का कैलाशनाथ मंदिर कई बार हमने क्वेश्चन करवाया है, विकल्प आपका ए सही हो जाता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर है, विकल्प ए सही होता है। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। और फास्ट रिप्लाई, और फास्ट। देखिए जब क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसा हो ना कि आपकी रिप्लाई लेट नहीं होनी चाहिए, टफ नहीं है, तो फिर फटाफट से देते रहिए।
आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ आपको बताना है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिल्कुल सही है, विकल्प यहां पर आपका बी सी हो जाता है, श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप बताइए जल्दी से। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आगे देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही है अभी। ओके, देखिए विकल्प आपका डी से होता है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प आपका डी से होता है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये इनके बारे में सही नहीं है। ठीक है, संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे, कई झुंडों में रहते थे, लेकिन मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो ये प्रारंभिक आर्यों की बात की जा रही है, तो ये नगरों में मुख्यतः निवास नहीं करते थे। राइट, अगला क्वेश्चन है, थके तो नहीं है ना आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोसफर्स वुल कहलाता है? आगे देखिए, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प फिलोसफर्स वुल कहलाता है? जिंक ब्रोमाइड, जिंक नाइट्रेट है, जिंक ऑक्साइड या फिर जिंक क्लोराइड है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? आगे देखिए, यहां पर विकल्प आपका सही हो जाता है, सी है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं, ये एक सफेद पाउडर होता है और ये इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन है, स्याही और मलहम, इन सभी के निर्माण में किया जाता है और इसे फिलोसफर्स वुल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, क्लोरीन गैस है, अमोनिया है, यूरिया है? कौन सा विकल्प सही होगा? मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? और स्पीड के साथ जल्दी से बताइए। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, अमोनिया है, यूरिया है? इसका सही जवाब विकल्प आपका सही हो जाता है, अमोनिया है, NH3 है। देखिए, इस प्रकार की गंध का जो मुख्य कारण होती है ना, जहां से भी ऐसी आती है, वो अमोनिया ही होती है। अच्छा, अगर यूरिन मूत्र के संगठन की अगर हम बात करते हैं तो इसके संगठक में आता है पानी है 95%। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछा भी था, तो 95% पानी होता है और सोडियम का 0.4% होता है, अमोनिया होता है 0.05% होता है, फॉस्फेट भी होता है, यूरिया 2% होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद से क्रिएटिन, सल्फेट, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तांबे की मात्रा किसमें ज्यादा होती है? पीतल में, कांसा, जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? एक बार सभी स्टूडेंट कम से कम संख्या 300 तो बढ़ा दीजिए। आप लोग कहाँ इतने इनएक्टिव फॉर्म में हैं, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। अच्छा, मेरे एक्टिव होने का वेट कर रहे हैं। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है, गन मेटल है? यहां पर विकल्प हमारा सही हो जाता है, विकल्प बी है, कांसा है। विकल्प बी सही होता है, कांसा है। ठीक है, चलिए देखिए, जो पीतल है ना, पीतल में तांबे की अधिकतम मात्रा पूछी जा रही है। पीतल में अगर हम कहेंगे ना, तो 68 से लेकर के 71% तक के तांबा पाया जाता है। लेकिन अगर कांसा में हम बात करते हैं तो कांसा में अच्छा, पीतल में इतना तांबा हो गया, फिर उसके बाद जस्ता पाया जाता है। कांसे में 88% तांबा होता है और 12% के करीब टिन होता है। जर्मन सिल्वर में तांबे की जो मात्रा होती है 50% होती है। गन मेटल में
तांबा लगभग 85% होता है। हाँ 5% टीन, 5% लेड और 5% जिंक उपस्थित होता है गन मेटल में। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है कहाँ पर? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कहाँ पर हुआ है? अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कहाँ पर हुआ है? आगे कहाँ गए आप लोग, हैं कि नहीं है? ओके अच्छा, अच्छा जब मैंने संख्या बढ़ाने की बात की, हाँ संख्या बढ़ाने की बात की तो फिर तो एकदम से सारे लोग चले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, क्या हुआ? नेटवर्क तो सही है, नेटवर्क तो सही है, हैं? मर जाऊं? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था। विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, भारत और रूस के द्वारा। विकल्प आपका बी सी होता है, भारत और रूस के द्वारा। चलिए बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस नाम ये मिली, ब्रह्मोस जानते हैं, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है, तो दोनों को मिलाकर के ब्रह्मोस बनाया गया। भारत की जो ब्रह्मपुत्र है और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, तो इस वजह से दोनों का नाम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन ये बताइए, लखनऊ, ये नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का है। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? एक मिनट चेक कर लें आप, हैं कि पता चले बड़ गड़बड़। लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? ओके एक मिनट हमको भी पहुंच जाने दीजिए, देख लें हम। चलिए भाई, यहाँ पर हमारा विकल्प बी सी हो जाता है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुआ था विधानसभाओं के स्थानों के बंटवारे के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? दिल्ली है, कानपुर है, लखनऊ है, मद्रास है, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका सी सी होता है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? विकल्प आपका सी सी होता है, लखनऊ है। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन, विकल्प आपका सी सी हो जाता है, लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, निम्नोक्त में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ, अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फुले, गोपाल कृष्ण गोखले, भीमराव अंबेडकर। अगला, निम्नोक्त में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग, यहां पर इसका सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है, विकल्प डी भीमराव अंबेडकर है। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? कलकत्ता है, सूरत है, मद्रास या बंबई है? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र का नाम आपको बताना है। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र, बी से होता है, विकल्प बी सूरत है। और फास्ट आप लोग रिप्लाई करते रहिए, एकदम से फास्ट, और लास्ट में आप लोग टॉपिक कल का बताइएगा, ठीक है? हाँ, अगर आप सच में पढ़ना चाहते तो फिर बताइएगा, नहीं तो अगर एकदम से इनएक्टिव फॉर्म में तो फिर रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है, मुगल सम्राटों का मीर बखड़ी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? मुगल सम्राटों का मीर बखड़ी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आसूचना, गुप्त वार्ता, विदेशी मामले, सेना संगठन या फिर वित्त का? आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। मुगल सम्राटों का मीर बखड़ी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? आसूचना, गुप्त वार्ता, विदेशी मामले, सेना संगठन या फिर वित्त? वित्त के बारे में। हाँ, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला। अच्छा, नेटवर्क नहीं सही है क्या? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम की मतलब जड़ ही बन चुकी है। और वैसे अगर आप वीडियो देखेंगे और भी कोई चीज देखेंगे ना, इतना धड़ल्ले के साथ नेट चलता है ना, बड़ी प्रॉब्लम है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विकल्प आपका सी से होता है, सेना संगठन है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, आगे कुछ नहीं, हम ज्यादा से ज्यादा बहुत जल्दी व्यवस्था करेंगे। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? वैसे हम अभी पता नहीं कर पाए, जो पीछे बैंक में है, लगा हुआ है, वो कैसे कैसे है। तो निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? अजात शत्रु, बिंदुसार। एक तो घर में ना ऐसे कोई काम, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? यहां पर विकल्प आपका सही होता है अजात शत्रु। विकल्प ए सही होता है अजात शत्रु, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? आगे देखिए, नेक्स्ट है, कब और किस महाराज्यपाल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली, 1845 लॉर्ड हार्डिंग, 1835 विलियम बेंटिंक, 1850 डलहौजी। अच्छा, नेटवर्क बिल्कुल सही, फिर कहाँ है? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं है। कब और किस महाराज्यपाल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी रिप्लाई सही हो जाती है, विकल्प आपका सी सी होता है 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला ये रहा, निम्नोक्त में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था? निम्नोक्त में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन था? रिपन, मेयो, लिटन या फिर कर्जन? चलिए ध्यान से देखिए यहां पर। अच्छा, एयरटेल का ब्रॉडबैंड, ठीक। अच्छा, हम देखते हैं जो भी यहाँ पर होगा, जो भी यहाँ पर होगा हम सब लगवा सकते हैं और एकदम से तैयार भी हैं। स्थानीय स्वशासन, ये गांव का एरिया है भाई, एकदम से पता है चीज़ें एडवांस तो कुछ ऐसी चीज़ों में है कि आप सोच भी नहीं सकते, और ऐसी चीज़ों में है कि एकदम से, जैसे एक तो नेट वाला ये जो है, ये इसमें एडवांस नहीं है। विकल्प आपका यहाँ पर ए सही हो जाता है, रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है कहां पर? निलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है कहां पर? ऊंचे पर्वतों में, उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, हिमनदी क्षेत्रों में, तटीय कटिबंध में? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आगे देखिए, और सुपर फास्ट रिप्लाई आप लोग करिए, एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करेंगे। हाँ, आगे देखिए, अगला आप लोग रिप्लाई करते रहे। निलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है ऊंचे पर्वतों में, उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, हिमनदी क्षेत्रों में, तटीय कटिबंध में।
विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है विकल्प सी, हिम नदित क्षेत्रों में। विकल्प आपका सी सी होता है, हिम नदित क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोगों की पढ़ाई पीछे चल रही है थोड़ा सा, मुझे ये समझ आ रहा है, और ये कल से नहीं होगा आगे। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है, श्रीलंका है, भारत है, म्यांमार है। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील, श्रीलंका, भारत है, म्यांमार है। क्या बताना है? विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में अगर हम बात करते हैं कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, विकल्प आपका यही सही हो जाता है, ब्राजील है। अच्छा ये बताइए, रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर कहाँ पर है? रणथंभौर किस राज्य में? रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है? रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। विकल्प है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द है दुमाकृतिक, किसके साथ जुड़ा हुआ है? दुमाकृतिक पवन से बनता है, लहरों से, नदियों से, हिम नदियों से। ये शब्द है दुमाकृतिक, किसके साथ जुड़ा हुआ है? चलिए आगे देखिए, शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ? बिल्कुल सही है, रणथंभौर राजस्थान में है। शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? पवन है, लहरें हैं, नदियां, हिम नदियां हैं। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? पवन है, लहरें हैं, नदियां हैं, हिम नदियां हैं। विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? विकल्प आपका डी सी होता है, हिम नदियां। इसका सही जवाब होता है विकल्प आपका डी सी होता है, हिम नदियां। अच्छा ये बताइए, मानस कहां पर है? मानस कहां पर है? मानस वन्यजीव विहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, कोई नहीं है। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए, शब्द दुमाकृतिक किसके साथ जुड़ा हुआ है? विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है डी, हिम नदियां। अगले क्वेश्चन की रिप्लाई आप लोग देंगे, चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए। अच्छा आसान सा आ गया है, वैसे आप लोगों का लग बड़ा ही अच्छा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती तो क्या कहा जाता है? ध्यान से देखिएगा, जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती तो क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहेंगे या फिर विषुव कहेंगे? कौन सा सही होगा? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती तो क्या कहा जाता है? जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती तो क्या कहा जाता है? सूर्योच्च, उपसौर, विषुव या फिर नक्षत्र? कहाँ गए आप लोग? हाँ उसका असम सही होगा। विकल्प सही है। हाँ यहां पर हमारा विकल्प देखिए, ध्यान से देखिए, अपसौर होगा। इसमें क्या होगा? अपसौर होगा। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से, ये है गन्ना है, गन्ने के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया था शायद। गन्ने के पौधे प्राय कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित करने का कारण है, कायिक प्रवर्धन में होता है पौधे के किसी भाग से एक नया पौधा तैयार करना, मतलब एक पौधे के शरीर के किसी भी भाग से एक नए पौधे का जो जन्म होता है उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक मतलब होता है काया, वही शरीर है। तो विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है बी, आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। इससे क्या होता है? आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? विकल्प यहां पर आपका सी सी हो जाता है, औरक्त तरंगे। कौन सा सही होगा? विकल्प आपका सी सी होता है, औरक्त तरंग है। विकल्प सी, औरक्त तरंग है। औरक्त तरंग मतलब होता है इंफ्रारेड वेव्स होता है, इंफ्रारेड वेव्स।
औरक तरंग जो होती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक प्रकार है और इसकी जो वेवलेंथ होती है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इसका प्रयोग मेनली लक्ष्य ढूंढने में, किसी चीज का निरीक्षण करने में, रात्रि दृष्टि आदि के लिए मेनली सैनिकों द्वारा किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया कभी ये ना करके दूसरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा सब्जेक्ट आता है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का एक मुख्य उदाहरण क्या है? पुनः पूर्ति योग्य, आगे देखिए, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा का एक मुख्य उदाहरण क्या है? हाँ, ये क्लास डेली होती है आपकी 10 बजे। 10 बजे एकदम से टाइम फिक्स है और सुपर टेट के लिए कल से आपको टाइम टेबल हम बता देंगे, कल से पूरा आपका टाइम टेबल स्टार्ट है। हाँ, पूरी थ्योरी की क्लास होगी, थ्योरी की क्लास, फिर साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 10 बजे की क्लास आपकी ये फिक्स है, आप लोग 10 बजे जरूर जुड़िएगा। पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का एक मुख्य उदाहरण क्या है? यहाँ पर विकल्प आपका डी से हो जाता है, जैव मात्रा। जैव मात्रा विकल्प आपका डी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करना है। सही कथन की आपको पहचान करना है, जैव गैस विषयक सही कथन की पहचान करें। ज्वालामुखी से निकली गैसों का मिश्रण होता है, सही कथन की पहचान करना है। सही में आप लोग एकदम से गलत वाले पे ना चले जाइएगा। अपरिष्कृत तेल के कुओं से निकली गैस होती है, जैव मात्रा की अपूर्ण दहन से निकली गैस होती है, या फिर जैव मात्रा की किण्वन से निकली गैस है? सही कथन की पहचान करने में विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस है, विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है। राइट, विकल्प आपका डी सी हो जाता है, जैव मात्रा के किण्वन से निकली गैस है। अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से देखिए, मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत है, अंध है, हिंद है, उत्तरी ध्रुवीय? उत्तर ध्रुवीय। मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? मेलेनेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? विकल्प ए प्रशांत है। किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम आपको बताना। पवन ऊर्जा विकसित बहुत सारे राज्यों ने कर ली है, लेकिन इसमें से जैसे विकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो विकल्प में जो रहे उसी को चुनना है आपको। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम आपको बताना है। गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आगे देखिए, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम गुजरात है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है? यहां पर विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस महाद्वीप से होकर के काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वो कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, जिस महाद्वीप से होकर के काल्पनिक रेखाएं जिसमें कर्क रेखा है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वो कौन सी है? अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, एशिया है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? जिस महाद्वीप से होकर के काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वो कौन सी है? आगे, जिस महाद्वीप से होकर के काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर हमारा विकल्प सही कौन सा होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, अफ्रीका। विकल्प आपका ए सही होता है, अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, निम्नोक्त देशों में से किस में सबसे अधिक भूमि की प्रतिशत पर खेती की जाती है? निम्नलिखित, आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित देशों में से किस में सबसे अधिक भूमि की प्रतिशत पर खेती की जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत है, चीन है, कनाडा है? निम्नोक्त देशों में से किस में सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत पर खेती की जाती है? कौन सा ऐसा देश हो सकता है? चारों में से कौन सा देश ऐसा हो सकता है? निम्नोक्त देशों में से किस में सबसे अधिक भूमि की प्रतिशत पर खेती की जाती है?
विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, भारत है। विकल्प आपका बी सी होता है, भारत है। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूची में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? विधि निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है? उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्रीय राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो कौन विधि निर्माण कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प आपका बी सी होता है, केवल संसद है। विकल्प आपका बी सी होता है, केवल संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सांसदों के वेतन का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? संसद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सांसदों के वेतन का निर्णय, यहां पर विकल्प आपका ए सही हो जाता है, संसद है। सांसदों के वेतन का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? विकल्प आपका यहां पर ए सही हो जाता है, संसद इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए जल्दी से बताइए, लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब आयोजित हुए थे? 1950, 51, 51, 52, 52, 53, 56, 57, कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बिल्कुल सही, विकल्प यहां पर आपका सही होता है 51, 52। विकल्प आपका बी सी होता है, 51, 52 में सबसे पहले लोकसभा के लिए चुनाव आयोजित हुए थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? जर्मनी की संसद, अमेरिका की संसद, फ्रांस की या फिर ब्रिटेन की संसद? निम्न में से किसे संसद जननी कहा जाता है? संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद जननी किसे कहते हैं? बताइए किसको? आप लोगों ने गलत किया, जब हमने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों ने ढेर सारा गलत किया था, मतलब काफी गलत किया था। ढेर सारा गलत तो मतलब काफी गलत किया था। हाँ बिल्कुल सही है, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ब्रिटेन की संसद है भाई। विकल्प आपका डी से होता है, संसद जननी किसे कहा जाता है? विकल्प आपका डी से होता है, ब्रिटेन की संसद है। विकल्प आपका डी से होता है, ब्रिटेन की संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? सामाजिक प्राणी, पशु, प्लेटो, अरस्तु, रूसो या फिर सुकरात? ऐसे महान कोटेशन किसके द्वारा ही कहे जा सकते हैं? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लैंड इज द मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, पशु है, प्लेटो है, अरस्तु है, रूसो या फिर सुकरात? यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प आपका बी सी होता है, अरस्तु है। विकल्प बी, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? विकल्प आपका बी सी होता है, अरस्तु। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन आप लोग बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? आगे देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है, 8 है, 10 है, 12 है? विकल्प सी हमारा सही होता है, 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, आगे देखिए, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत किसमें वर्णित है? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत
मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है, राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांतों में प्रतिष्ठित है, संविधान की उद्देशिका में रेखांकित है, संविधान में उपेक्षित है। कुछ सीमाओं के साथ किस में है ये? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। आप लोगों की रिप्लाई नहीं आ रही अभी तक, एक बार जल्दी से फिर से रिप्लाई करिए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत। विकल्प आपका ए सही होता है, मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है। कौन सा सही होगा? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? हाँ, आगे देखिए, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? विकल्प कौन सा हमारा सही होगा? चाचा कौन है? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, वीडी जत्ती, एम हिदायतुल्ला। हाँ, विकल्प आपका यहां पर सही हो जाता है एस राधाकृष्णन। विकल्प आपका ये सही होता है एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कारखानों और खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आय में कम से कम क्या हो? जब तक उसकी आयु में कम से कम, मतलब जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी वर्ष हो? ओके, इसका सही जवाब क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा। यहां पर हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु में कम से कम। विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है बी, जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष ना हो। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है? कौन सा विकल्प आपका सही होगा? चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, डेली आप लोग ये ध्यान रखिए, 10 बजे आपकी क्लास ये होती है लाइव, 10 बजे होती है, तो 10 बजे आपको कहीं नहीं जाना है, 10 बजे आपको क्लास से जुड़ना है, ठीक है? आप लोग ये प्रॉमिस करिए कि 10 बजे ना आप सोएंगे, ना एकदम से लापरवाही करेंगे, क्लास में जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। और ऐसा नहीं, अगर आप लोग टाइम दे रहे हैं कंटिन्यू, हम आपको क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन। जितना आप हम कहते हैं 10 से हमको बस खाली 1 घंटे का टाइम दीजिए रात की ये लाइव क्लास में। सो रहे हैं तो रिलैक्स होकर के एकदम से जीके जीएस की क्लास करके सोएंगे ना, बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको। विकल्प यहाँ पर आपका कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, कौन सा होगा? दल बदल 10वीं ना, विकल्प आपका सी सही होता है, 10वीं अनुसूची है, राइट? चलिए पक्का, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार। देखिए एक चीज है, हमारा हमेशा का टारगेट रहता है आप लोगों की जो जितनी भी एक होता है ना कि आपके भले वाली चीज हम प्रायोरिटी पर रखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। हमारे अगर आप लाइफ शेड्यूल को समझेंगे ना, आपको खुद ही लगेगा कि हम इतना टाइम निकाल कैसे पाते हैं। अगर ये मेरे अंदर लगन ना होती ना, हम नहीं कर पाते। वो चीज़ हम कल से कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, और बस वो शुरू होगा। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं, और थोड़ा सा साथ दीजिएगा, बस कुछ नहीं, फिर उसके बाद तो हम निकल पड़ेंगे ना। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार उत्तरोत्तर प्रारंभ से अंतिम तक क्रमबद्ध करना है आपको, ठीक है? और यहाँ पर आप देखिए 4 आपके विकल्प हैं ये ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, राधाकृष्णन है, फखरुद्दीन अली अहमद है, वीवी गिरी हैं, और ये 4 विकल्प आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है? आजाद अहमद, थैंक यू सो मच। राजवीर, थैंक यू। चलिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, सीरियसली मतलब दिल से कीजिए। और जैसे कि मतलब पहले आप लोगों की संख्या थी वैसे आप बढ़ाइए, ठीक है? कम से कम एटलीस्ट कल का टारगेट अगर आप रखें तो 300 का टारगेट, ज़्यादा नहीं, बस 300 का चाहिए। 300 फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। हाँ बस आगे चलिए, नेक्स्ट है आगे। हाँ आप लोग वादा कीजिए कम से कम कल की क्लास में 300 लाइव, ज़्यादा नहीं। देखिए ये बहुत नॉर्मल, ये तो डेली पहुंच ही जाता है,
लेकिन 300 दिल से जुड़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाले जुड़े, फिर उसके बाद से धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। यहाँ पर हमारा विकल्प सही होता है डॉक्टर राधा कृष्णन 2 हो जाएगा, 1 है, 4 है, 3 है, 2 1 4 3, विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है, राइट, विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है इंशा, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्या बात है राजवीर, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कल की क्लास में देखते हैं। और पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचाने का कारण क्या है? अच्छा ये भी बहुत आसान सा, लेकिन क्वेश्चन ये एग्जाम में, ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण क्या है? विकल्प विकल्प यहाँ पौधों में जड़ों के मार्ग से पानी पहुंचने का कारण है, विकल्प आपका सही हो जाता है केशिकत्व है ना, विकल्प आपका बी सही हो जाता है, कैपिलरी मोशन होता है, विकल्प आपका बी सही होता है। चलिए आज के हमारा जो भी क्वेश्चन है सब सुपर फास्ट वाले हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन, जो रेफ्रिजरेशन है इसमें किया जाता है? फ्रिज में सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, फ्रियॉन है, फास्फीन है। प्रशीतन मतलब ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, फ्रियान है, फास्फीन है। इसका सही जवाब आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें एकदम से जग जाहिर वाला क्वेश्चन ये भी है, आप लोग कर भी चुके हैं। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है फ्रियान है, विकल्प सी हमारा सही होता है फ्रियान है। अच्छा फास्फीन गैस से कुछ समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन, कोई कोरिलेशन किसी क्वेश्चन का समझ आ रहा है? फास्फीन अगर आ रहा है तो बताइएगा जरूर। क्या नहीं समझ आ रहा है लास्ट में कमेंट करिएगा, क्लास के लास्ट में। दिशु अगला क्वेश्चन, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? आगे देखिए, किसी दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? नेत्रिका की फोकस दूरी घटा करके, फोकस दूरी बढ़ा करके, अभिदृश्यक की फोकस दूरी बढ़ा करके। कौन सा विकल्प आपका सही होगा? बचपन से पढ़ा रहे हैं फ्रियॉन, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा, हम बचपन में जब पैदा हुए थे फ्रियॉन पढ़ के ही पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इतना प्रदूषण ही फैल चुका है। विकल्प आपका सही हो जाता है, विकल्प बी, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा करके। नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा करके खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को हम कम कर सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक पूछा जाता है, अभी जो मैंने निर्वात वाला पढ़ाया था वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है ध्वनि से रिलेटेड। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ का कॉन्सेप्ट बता करके मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? जल है, वायु है, इस्पात है? पता है कुछ ये क्वेश्चन ना अक्सर पूछे जाने का कुछ ना कुछ एक वो उनका वेस होता है। वेस ये होता है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं दैनिक जीवन में उनकी उपयोगिता से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ में दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो जागरूकता से लेबल हो, जो आपको जागरूक कर सके और आप एक समाज में योगदान कर सकें। तो किस तरीके से, वैसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, अब चाहे जिसमें भी देख लीजिए। यहाँ पर ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? विकल्प आपका सी सही हो जाता है, इस्पात है। अगला क्वेश्चन, ये रहा, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है? कोई तरल है वो जब भी आप नीचे गिराते हैं तो बूंद के रूप में गोलाकार रूप ग्रहण करता है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? श्यान बल है, गुरुत्वीय बल है, प्रत्यास्थ बल है, पृष्ठ तनाव है? आसान सा क्वेश्चन है, जग जाहिर वाला ना। इसके पीछे रीजन, हाँ इसके पीछे का रीजन है, बिल्कुल सही जवाब है। इसके पीछे का रीजन है सरफेस टेंशन है, विकल्प डी से होता है पृष्ठ तनाव है। आगे बढ़ते हैं। सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, फ्लैश बल्ब का श्वेत प्रकाश है? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? सुदूर फोटो चित्रण में
प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है? इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें हैं, परावैंगनी किरणें, फ्लैश बल्ब का श्वेत प्रकाश है। चलिए जल्दी से रिप्लाई करिए आप लोग, और जल्दी से रिप्लाई करिए। ओके चलिए भाई, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है 100%। विकल्प ए सही होता है इंफ्रारेड किरणें। विकल्प ए सही होता है इंफ्रारेड किरणें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्वनि का व्यतिकरण होता है इसमें या फिर परावर्तन होता है? डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए आगे जल्दी से बताइए। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प बी, ध्वनि का परावर्तन होता है। ध्वनि का परावर्तन होगा तभी तो हमारे कानों तक पहुंचेगा, मतलब डॉक्टर तक। आगे नेक्स्ट, हम लोगों के डॉक्टर बनने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। पढ़ रहे हैं सुपर टेट बनेंगे डॉक्टर, बन भी सकते हैं, कोई कुछ भी पढ़ के कुछ भी बन जा रहा है। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते? मेनली कौन से रंग में अंतर नहीं कर सकते? ये पीला और सफेद है, हरा और नीला है, लाल और हरा है, काला और पीला है। हरा लाला, यहाँ पर विकल्प सी सही होता है हमारा ना। विकल्प आपका सी सही होता है, लाल और हरे में भेद नहीं कर पाते। विकल्प सी, लाल और हरे में ये भेद नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। थके तो नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? दृष्टि भ्रम, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। दृष्टि भ्रम कौन सा है? निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? इंद्रधनुष है, भूदीप्ति है, प्रभामंडल है, मरीचिका है। बिल्कुल सही है, बच्चों की रिप्लाई आ चुकी है। विकल्प यहाँ पर आपका डी से हो जाता है, मरीचिका है। विकल्प डी, विकल्प आपका डी से होता है, मरीचिका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, जैसे कि आप सभी देखते हैं लाल गुलाब रहता है, और हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? मेनली आपको ये बताना है हरा और लाल मिलकर के कौन सा रंग देते हैं। ये सभी ना प्राकृतिक रंगों की बात होती है, प्राकृतिक रंग। लेकिन अभी ये वाले रंग आप मिलाएंगे वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मिलावट होती है। ये जो भी ना, ये रंगों को मिला करके जो रंग तैयार करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एकदम से प्राकृतिक रंगों में होता है। ये नहीं कि जो अभी वाले केमिकल वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती है तो वो नियर अबाउट वाले कलर देते हैं। तो लाल और हरा मिल करके कौन सा रंग बनाएंगे? यहाँ पर सही हो जाता है, ये काला दिखेगा। विकल्प आपका बी सी होता है, काला है। ठीक है, हाँ आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, काला कलर बहुत पसंद, सबको बहुत अच्छा लगता है। काला कलर होता ही यूनिक, काला और सफेद में देखिए। आगे, निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? अगला, ओजोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है। बता तो पाया नहीं होगे पूछने के बाद। आगे देखिए, यहाँ पर कौन सा पौधा घर के लिए कौन सी जिम्मेदार गैस है? ये तो आंख मूंद करके रिप्लाई कर देनी है, लेकिन एकदम से ऐसे वाली रिप्लाई आ रही है, सो के जैसे होता नहीं, ठीक है, मर के वाली रिप्लाई होती है। मतलब मेरे जैसी भी एनर्जी अगर आप लोगों में रहे ना, तो फिर तब भी तो एक होता नहीं, क्लास फाड़ करके निकल जाए, जैसे लगता नहीं कि एकदम से मतलब फ्लोट ही करता रहे, पूरा कमेंट उड़ता रहे। लेकिन नहीं, कहाँ से उड़ सकता है, सब बुढ़ऊ टाइप के हमारे बच्चे हो चुके हैं एकदम से ना। कुछ दिन में हमारे अंदर भी ऐसी फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, अति प्राचीन वस्तुओं के निर्धारण में जो पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं की तिथि निर्धारण, यहाँ पर तिथि निर्धारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फिर समझ करके आपको रिप्लाई करना है। फास्फोरस 31 है, ट्राइटियम है, रेडियम है, कार्बन 14 है। ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। आगे विकल्प कौन सा सही होगा हमारा? आगे हंसे भी देखो, ऐसे हैं बुढ़ऊ तरीके ही हंसे हैं, बच्चे नहीं हंसते हैं ऐसे खी 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 खी।
अरे बाप रे, ग्लूकोन डी बिकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। भाई निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग, मेरा नेट एकदम से सही है, किसी ने अगर बुरा बोला ना मेरे नेट के बारे में तो अच्छा ही होगा। निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग पुरातत्वीय महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है 100%। हम चलेंगे विकल्प डी की तरफ, कार्बन 14। आगे ये लो भैया, आसान सा क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा था। चलिए 100% सही रिप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दोबारा आप लोगों को चेक करने के लिए। आगे, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन है? मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन? यहां पर विकल्प हमारा ए सही हो जाता है, मीथेन है। विकल्प यहां पर ए सही हो जाता है, मीथेन है। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? अब यहां पर आगे आ जाइए, घरेलू घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? ये क्वेश्चन जब एग्जाम हाल में आ जाएगा तो आप सोचेंगे अच्छा प्राकृतिक गैस पूछा है, घरेलू गैस पूछा है, कौन सी गैस पूछी है, मार देंगे इधर को उधर, तो तब हलवा नहीं सोचेंगे सूजी का कि बेसन गया। घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? बीबी भाई, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। अच्छा ये देखो चालाकी, अभी किसी क्वेश्चन में सेम यही क्वेश्चन करके पूछा गया था ना कि कैसे इसको लिक्विफाइड करते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर बी से होता है, आप लोगों की नकल की ना दाज देते हैं। विकल्प आपका बी से होता है, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक। सेलुलॉइड, रबड़, एस्बेस्टॉस, सब्रक। चलिए जल्दी से बताइए विकल्प आपका कौन सा सही होगा, फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? पक्का अब्रक को लॉक किया जाए? ओके, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है, विकल्प डी अभ्रक है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है, अभ्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन आसान सा है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर कलई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली जो धातु है निम्नलिखित में से कौन सी है? क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा छोटा करके पूछ लिया जाएगा लेकिन साइंस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे को जंग से बचाने के लिए, देखिए जंग से बचाने के लिए थोड़ी सी जागरूकता से रिलेटेड चीजें, तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, आप देखेंगे खुद ही। कलई चढ़ाने के लिए पेंट जो ऊपर से एक लेयर चढ़ाई जाती है, तो किसकी चढ़ाई जाती? जस्ता है, क्रोमियम है, सीसा है, एंटीमनी है? विकल्प ये हमारा सही होता है, जस्ता है, राइट। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी फंक्शनल इमेजिंग के लिए सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन आपको हम बता देते हैं। पॉजिट्रॉन इमेज फॉर्मेशन में स्वयं भागीदारी करते हैं, तो ये विकल्प आपका डी से होता है। बस इतना अभी जानते रहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री पर भाप अधिक गंभीर दाह देती है, मतलब ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, गर्मी देती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? हाँ अच्छा, यहाँ पर सही, शाबाश। यहाँ पर हमारा विकल्प गुप्त ऊष्मा से वाला है। भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, चुरा करके रखता है ऊष्मा को, वो तभी निकालता है ना जब जलाने के काम आती है। विकल्प आपका सी सी होता है, विकल्प आपका सी सी होता है। जब किसी से कुछ बदला लेना हो ना तो भाप में जलाना सिखाइए। वैसे तो आप जला नहीं पाएंगे अपनी सफलता से, तो भाप में जलाना मतलब भाप में जला दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम। जॉन वाली फीलिंग आ रही वही एक्सप्रेस कर दियो, हमको पता है कौन सी फीलिंग आ रही होगी। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारा है, चांदी है, स्वर्ण है, तांबा है? क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम, देखिए एग्जाम की फीलिंग
हमको एकदम से एग्जाम की फीलिंग आ रही है, हमको एग्जाम की फीलिंग इसलिए आ रही है, देखिए हमको पढ़ाना है, हमको एग्जाम की फीलिंग पूरी तरीके से आ रही है, और ये फीलिंग आपको दिखेगी। जब तक एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, और जो भी पढ़ रहे हैं ना बिना मन के पढ़ेंगे। लेकिन उसी में से देखिए कुछ बच्चे बहुत मन से पढ़ रहे हैं, सीरियसली बहुत मन से पढ़ रहे हैं। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम आपको बताना है, क्विक सिल्वर। यहाँ पर विकल्प आपका सही हो जाता है, हाँ, ये पारा होता है। देखिए एक स्टूडेंट के लिए जब तक आपका टारगेट ना मिले ना, आप हमेशा एक विद्यार्थी ही रहते हैं। वही वो होती है ना, कुत्ते वाली निद्रा में सोते हैं, और फिर एक श्लोक नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही विद्यार्थी हमेशा, जब तक उसको अपने जीवन में एक टारगेट नहीं मिल जाता तब तक आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, मक्खन होता है, मक्खन होता है, मक्खन ये किस में, दूध में वसा होती है, वसा में पानी, तेल में, या फिर क्या होगा? आप बताइए जल्दी से, कौन सा सही होगा? यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाता है, विकल्प आपका ये सही होता है, दूध में वसा होती है। दूध में वसा, तभी तो वो ऊपर का मक्खन अलग होता है ना, दूध दूध को ही मथा जाता है। विकल्प आपका ए सही होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? जो ज्यादा नाइट्रोजनी उर्वरक जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रोलाइम है। व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रोलाइम। विकल्प आपका कौन सा सही? व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजनी उर्वरक कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाता है विकल्प बी, यूरिया। ज्यादातर आपके घरों में यूरिया ही आता है। रक्त के थक्के के जमने का कारण क्या है? रक्त के थक्के के जमने का कारण क्या है? रक्त का थक्का जमने का क्या कारण है? हाँ, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। रक्त के थक्के जमने का कारण क्या है? साई राम, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब हो जाता है, अरे हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन पाया जाता है तभी तो रक्त का थक्का जमता है, नहीं तो रक्त ना, जैसे रक्त जब जैसे मतलब चोट लग गई तो रक्त बहना ही शुरू हो जाएगा, बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर उसके बाद से वहाँ पर एक थोड़ा थोड़ा सा जाल जैसी संरचना बनती है, फिर थ्रोम्बिन ही ऐसा होता है जो मतलब रक्त का थक्का जम जाता है, फिर रक्त को बहने से रोकता है। थ्रोम्बिन है, हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? पेंगुइन है, कीवी है, शुतुरमुर्ग, एमू है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा है? सही जवाब हो जाता है आपका शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच है। विकल्प आपका सी से होता है, ऑस्ट्रिच है, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। चलिए नेक्स्ट, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इससे जल्दी कितनी जल्दी करा जाए? इतनी जल्दी उड़ उड़ के भाग जाएं क्या? विकल्प यहां पर आपका सी हो जाता है, 6 है। अगला, अनुभूति थोड़ी सी लेट हुई है। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? चूहों के विष का रासायनिक नाम, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम साइनाइड, लेड नाइट्रेट, या फिर जिंक फास्फाइड। यहां पर चूहे के विष का रासायनिक नाम, नहीं ये फास्ट नहीं है, गिर के दांत वो तोड़ लिया जाए फिर वो फास्ट हो जाएगा। चूहों के विष का रासायनिक नाम क्या है? ये सही हो जाता है, जिंक फास्फाइड है। कभी उसकी पैकेट पे देखेंगे पता चलेगा। चलिए भाई, ये अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है, एकदम से फास्ट वाली क्लास है आज, एकदम से पूरी स्टैटिक है, फास्ट वाली ही क्लास चल रही है। किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, सी, डी,
या विटामिन ई है? किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, सी, डी या फिर ई है? चलिए जल्दी से देखिए। हाँ, किसी सब्जी से ना प्राप्त हो सकने वाला विटामिन है विटामिन डी। विकल्प आपका यहाँ पर सी से हो जाता है विटामिन डी। विटामिन डी किससे मिलता है? विटामिन डी किससे मिलता है और विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो कौन सा है, और विटामिन डी की कमी से रोग कौन सा होता है? बहुत ही आसान सा मैंने ये सारा क्वेश्चन पूछा है, और ये ऐसे ही क्वेश्चन है ना कि जो आपको मतलब ना जाने कितनी बार हम करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ आगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, कौन सी एक ग्लैंड नहीं है, कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड है, जठर है, यकृत है, अग्नाशय है। बिल्कुल, विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है। विकल्प आपका बी सी होता है जठर, आमाशय। ठीक है, रुधिर वर्ग वी वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? रुधिर वर्ग वी वाला व्यक्ति है, रुधिर वर्ग कोई वी वाला है, तो कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? चलिए जल्दी से बताइए। ओ को हम कहते हैं सर्वदाता, ए बी को कहते हैं सर्वग्राही। अब यहाँ पर आप आराम से रिप्लाई कर सकते हैं, एकदम से आराम से, और 100% सही वाली रिप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है। देखिए बी को देगा, बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा विकल्प डी सही हो जाता है 100%। जो जब ये सर्वग्राही है तो सबसे ले सकता है, और बी वाला बी को दे ही सकता है। सेम ब्लड ग्रुप में तो डोनेशन होता है ना, आप सभी जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? आगे देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहां से होता है? सेरेबम है, सेरेबेलम है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पे दिख गया ना, कूद पड़ी है विकल्प सी की तरफ, मेडुला ऑब्लांगेटा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देखिए। और यहाँ पर जीवाणुवीय रोग, बैक्टीरियल डिजीज किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरियल डिजीज किस में पाए जाते हैं? पौधे में, पशु में, मानव में, सभी में। बैक्टीरियल डिजीज किस में पाए जाते हैं? अब देखिए ध्यान से, पौधे, पशु, मानव या फिर उपर्युक्त सभी में। जीवाणु से होने वाला रोग किस में होता है? चलिए भाई, विकल्प यहां पर आपका सही हो जाता है, पौधे में भी होता है, पशु में भी होता है, मानव में तो होता ही है। विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज सब में होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? आप लोग थके तो नहीं है? देखिए आप सभी ये जानिए, डेली आप सभी की 10 बजे की क्लास होती है। कल आपको संख्या बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको 300 की संख्या करनी है। आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? बस इतना, 300 की संख्या आपकी जिम्मेदारी है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? केश है, चर्म है, यकृत है, नेत्र है। आगे मतलब कोई और नाम नहीं मिला है ना? इस सिंपल सा नाम क्या रख लेते हो आप लोग? बैक्टीरिया और वायरस ही दिखता है। अगला, चलिए स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाता है स्किन से रिलेटेड है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सही होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला, सुपारी है, आम है, यूकलिप्टस है, नारियल है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाबाश, यहां पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, विकल्प सी यूकलिप्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि क्या कहलाती है? बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि, टिश्यू कल्चर, संक्रमण क्रिया, क्लोनीय वर्ण, क्लोन तैयार किया जाता है। तो क्या होता है? जब आप लोग फटाफट से रिप्लाई करेंगे तभी तो हम फास्ट चलेंगे। विकल्प आपका सी सी होता है, क्लोनीय वर्ण है, क्लोन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्लास को खत्म करने वाले हैं हम। समुद्री शैवाल में क्या होता है?
हम चाहते हैं ना आप लोग कम से कम एकदम से पूरा, हाँ पूरी एनर्जी के साथ जुटे रहें जब तक हम क्लास करवाते हैं। समुद्री शैवाल में क्या होता है, थकना तो बिल्कुल भी मना है, मेरे से ज़्यादा काम आप नहीं करते हैं। क्लोराइड है, आयोडाइड है, लोहा है, जस्ता है, कम से कम आप मेरे को देख करके मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। समुद्री शैवाल में क्या होता है, यहाँ पर सही जवाब हो जाता है समुद्री शैवाल में नून। अच्छा हाँ हाँ, नून, नून कहते हैं, नून कहते हैं। विकल्प आपका बी से होता है, आयोडीन होता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। ये गारंटी तो मेरी होती है, जब भी कोई क्लास हम करवाते हैं ना वो 100% आपको तैयार करवा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो आपका 100% तैयार हो जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। मतलब जैसे बाहर से किसी ने अटैक किया तो कौन एकदम से लड़ने के लिए तैयार रहता है, जगजाहिर है श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, जिसे जो सुरक्षा तंत्र बनाती हैं शरीर का, वो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, अगला है गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया। गांधी फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया। गांधी फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया, आप जल्दी से देखिए, गांधी फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया। गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया, गांधी फिल्म का निर्माण किसने किया। सत्यजीत रे, किंग्सले, एटनबरो। सवाल कौन सा सही होगा, जवाब कौन सा सही होगा। तो गांधी फिल्म का निर्माण विकल्प आपका सी सी होता है, रिचर्ड एटनबरो ने किया था। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र है। भूमि से वायु में प्रक्षेपास्त्र, भूमि से वायु, भूमि से वायु में नाग है, अग्नि है, पृथ्वी है, त्रिशूल संस्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु का प्रक्षेपास्त्र है। विकल्प आपका डी सी हो जाता है, संस्थान क्या है इसमें, विकल्प आपका डी सी होता है, त्रिशूल है। आगे, अच्छा नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, अच्छा ये इसका संस्थान वहां पे जाके जुड़ गया, यहाँ पे संस्थान होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होगा ना। तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है। भोपाल है, पटियाला है, बैंगलोर है, कोलकाता है। चलिए जल्दी से देखिए आगे 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 फटाफट से। बिल्कुल सही, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, 100% हम बढ़ेंगे बी की तरफ, पटियाला है। विकल्प आपका बी सही होता है, पटियाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए और रिप्लाई करिए। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फटाफट से देखिए, कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ था। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। इसका सही जवाब हो जाता है कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है। विकल्प आपका यहाँ पर बी सी हो जाता है, केरल है। विकल्प आपका बी सी होता है, केरल इसका सही जवाब है। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है, तो विकल्प आपका बी सी होता है, केरल है। ठीक, आगे बढ़े, चलिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नहीं, यूपीए में रही के पहले सुपर टेट पास करा तब जाइए केरल। जिम कार्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड पक्का, जिम कार्बेट उत्तराखंड लगा दें। आगे बढ़ते हैं, अद्वैत बहुत दिन के बाद आप आए हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क फिल इन द ब्लैंक राज्य में स्थित है। यहाँ पर हमारा विकल्प सही हो जाता है, ये रहा उत्तराखंड। चलिए आप लोगों का कहा मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी का नवीनतम उपन्यास कौन सा है। द मूर्स लास्ट, ग्रिम्स, द शेम, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट। अच्छा अच्छा ट्रिक है, अच्छा अच्छा ओके, आप रोज आते हैं, थैंक यू। ओके आगे देखिए, सलमान रुश्दी के नवीनतम उपन्यास का नाम क्या है। विकल्प आपका डी सी होता है, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाएं, स्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? जो प्रतिवर्ष खेली जाती है ना, 4 ग्रैंड स्लैम होती हैं, तो उनमें से जो पहली होती है, सबके नाम अलग अलग होते हैं, तो पहली जो प्रतिस्पर्धा होती है इसका नाम क्या होता है? फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, विंबलडन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, कौन सा सही होगा? प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी है? विकल्प आपका यहाँ पर डी सी हो जाता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, विकल्प आपका डी सी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से सिख धार्मिक परंपरा कौन सा स्थान भारत में नहीं है? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आगे फटाफट से, हम किसी को नहीं भूलते हैं। जय सिंह गौतम, आप भूल गए, आप आते कहाँ हैं? ज्योति यादव मैम से, कोई फीस नहीं, एकदम से फ्री की क्लास है, बस आप लोग जुड़िए, बस आप लोग जुड़िए, एकदम से फ्री क्लास और एकदम से कंटेंट वेस्ट कलेक्शन आपको मिलेगा, और साथ ही साथ में रेगुलर थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। कल आपको टाइम टेबल वनडे एग्जाम टारगेट के टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, लिंक आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम के लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर सर्च करना है तो ऐसे करिएगा, वनडे एग्जाम टारगेट बाय मुनमुन करके आप सर्च बार पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको शेड्यूल बता दिया जाए। निम्नोक्त में से सिख परंपरा, विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, विकल्प डी ननकाना साहिब। हाँ, हमारी क्लास में सभी लोग ऑफलाइन ही ज़्यादा जुड़ते हैं, ये एक अच्छा तरीका होता है ना थोड़ा सा वो करने का, हम तो इसको बहाना ही बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कौन सा सबसे प्रथम स्थापित हुआ? आईआईटी दिल्ली, मुंबई, खड़गपुर, कानपुर है। क्या बात है मैम, आपकी क्लास नहीं लेती हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, थैंक यू, अच्छा लगता है ऐसा ऐसा कमेंट देखे, मेरे अंदर भी ना सबको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और जब ऐसे थोड़े से कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, झूठा कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो अच्छा लगता है, अच्छा करने का मन करता है। विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाता है, कौन सा सही होगा? आईआईटी खड़गपुर, विकल्प आपका सी सी होता है, आईआईटी खड़गपुर है, सी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, वर्शिपिंग फॉल्स गार्ड्स, वर्शिपिंग फॉल्स गार्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अरुंधति राय, अरुण शौरी, विकल्प कौन सा आपका सही होगा? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, इसका सही जवाब कौन सा? इंपॉर्टेंट है पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर सही जवाब हो जाए। अच्छा, पुस्तक से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और सारी पुस्तकें नहीं पूछी जाती हैं, जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है, विकल्प आपका डी सी होता है, अरुण शौरी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिताओं में से कौन सी एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती? कौन सी एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती है, अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाती है? आगे देखिए, नेक्स्ट है, आगे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? फ्रेंच ओपन है, डेविस कप है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन है, कौन सा सही होगा? यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा होगा? एक जगह पर आयोजित नहीं होती, तो विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, ये है डेविस कप है, ठीक है, विकल्प आपका बी सी होता है, डेविस कप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, एमएमएक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई है? एमएमएक्स टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ हुई है? चलिए जल्दी से बताइए, क्लास खत्म करते हैं। हाँ, आईबीएम है, एप्पल है, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर इंटेल है कहीं पर? चलिए इसका सही जवाब हो जाता है इंटेल है, इसका विकल्प डी सी होता है, इंटेल है। ये एमएमएक्स होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर ये है, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर है ये, इसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, इंटेल के द्वारा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है, ये इसका फुल फॉर्म अगर हम कहेंगे मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया एक्सटेंशंस है, EXTENSION, ठीक है, ये है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कि खत्म है, देख लेते हैं। अच्छा, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो, मनीला, कहाँ पर है? एशियन, एडीबी। करंट में भी कई बार कराया मैंने, विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाता है, विकल्प डी, मनीला है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? रोहिणी है, उर्वशी है, अप्सरा है, कामिनी है। आगे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है? रोहिणी, उर्वशी, अप्सरा या फिर कामिनी? यहां पर हमारा सही जवाब हो जाता है, हाँ इसका सही जवाब हो जाता है अप्सरा है। विकल्प आपका सी सी हो जाता है, अप्सरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास को हम करते हैं कंप्लीट। हाँ, और आप सभी ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग यहाँ से बताइए कौन सा टॉपिक, सुपर टेट का सिलेबस। हमने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने सुपर टेट के पूरे सिलेबस की बात की थी। सुपर टेट के पूरे सिलेबस की बात की थी। सुपर टेट का सिलेबस उसमें मैंने बताया था, हाँ सिलेबस बताया था। और सीरियसली मतलब वहाँ पर आप देखेंगे कोई मतलब जितना मैंने बताया वो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, सिलेबस वही 100%। और साथ ही साथ में आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है उस पर फोकस करिए। और साथ ही साथ में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप 10 बजे की क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिए, 100%। आप कुछ नहीं अगर पढ़ रहे हैं, आप 10 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करिए 100%। और साथ ही साथ में आप पहले वो पूरा सिलेबस, हमने ये सिलेबस की बात इसलिए की, आप पूरा सिलेबस देखिए और वहाँ से बताइए कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना है या फिर कौन सा हम शुरू करें, किस सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एकदम से मतलब कमेंट बस आप पढ़ते रहिए। पता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक है हमारा, हमेशा का ये भी रहता है कि आपकी ना जॉब एक सीट पक्की हो जाए, फिर उसके बाद से शायद ही मतलब चैनल के थ्रू आप जुड़े रहेंगे तो हमारी थोड़ी बहुत कम से कम एक बात हो जाती है। लेकिन अगर आप चले भी जाते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट हैं कुछ जुड़े भी हैं, वो एक आध महीने में 2-3 महीने में एक आध बार मैसेज करते हैं, लेकिन हमें खुशी होती है तो जुड़ते हैं, फिर कभी चले जाते हैं, वो हमें तो सुनते हैं लेकिन हम नहीं जान पाते ना उन्हें। लेकिन फिर भी खुशी होती है कि कोई तो हमारी वजह से सेटल हुआ। ये बहुत अंदर की जो अनुभूति होती है ना, जब आप थोड़े से मेच्योरिटी लेवल पे पहुंचेंगे, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और वो किसी अच्छी जगह पे सेटल होंगे और फिर जब आपसे मिलेंगे ना, फिर आपके चेहरे की जो मुस्कान होगी उस चीज़ को आप फील करिएगा, तब फिर हमारी बात को आप समझेंगे। ये चीज़ होती है, ये फीलिंग जो होती है ना, बहुत यूनिक वाली फीलिंग होती है। ये जीके तो आप इससे पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हैं, पीसीएस क्वालिफाई कर सकते हैं, और फिर कुछ कहने की बात नहीं है। हाँ, इंग्लिश में नहीं, अच्छा इंग्लिश लाइफ टाइम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये सो ही जाती है। अरे हम जितनी बार, अब ये बताइए आप लोगों ने ये क्लास देखी थी, आपका 100% तैयार हुआ कि नहीं है? तैयार हुआ, तैयार हुआ ना, तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, आप सबसे जोड़ दीजिए। अच्छा एक चीज़ और है, कल की क्लास में टारगेट आपके लिए इतना रखते हैं। अच्छा ये बताइए कि कल तो 300 का टारगेट बहुत बड़ा तो है नहीं ना, टारगेट लाइव का टारगेट अगर हम 10 बजे की क्लास का करते हैं, 10 बजे की क्लास का, तो 300 का टारगेट बड़ा लंबा है क्या? ज़्यादा तो नहीं है, बहुत कम मैंने मांगा है, मतलब बहुत कम आपसे कह रहे हैं, है कि नहीं? तो बस 300 का टारगेट। बाइलिंगुअल, अरे अभी हिंदी लिखने में ना उतने में मेरी हालत ऐसी ख़राब हो जाती, फिर इंग्लिश का भी लिखेंगे ना बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इंग्लिश में ऐसा नहीं है, कभी कभी हम टर्म्स तो बता देते हैं, दोनों करने में तो हम यही बनाने में रह जाएंगे, फिर बन नहीं पाएगा, मेरे से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी।
300 इजली हो तो बस 300, फिर उसके बाद से धीरे धीरे हम बढ़ते चलेंगे। एक होता है ना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, ये लगता है कि जब कंटेंट भी बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया, तो कम से कम 300 या फिर अच्छा लगता है ना कि बच्चे ज़्यादा जुड़ते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ज़्यादा ही लोग जुड़ते हैं तो और अच्छा लगता है, हमसे ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बस ये है। आशीर्वाद दीजिए। मेरे से आशीर्वाद आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ढेर सारा आशीर्वाद, मतलब इतना ज़्यादा ना कि अगर मैं मेहनत मैं कर रही हूँ तो आप लोगों को लग जाए और जल्दी से आप लोग जॉब पा जाइए। 400 कल देखते हैं, 400 का टारगेट तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो जाए। 400 करिए तो फिर तो एकदम से मतलब मज़ा आ जाए। फिर 400 करिए तो फिर तो हम एकदम से तूफान हो जाए तूफान हो जाए हम फिर, हैं? कोई कोई मुश्किल काम नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, वो सब आपके ऊपर, आपके ऊपर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और नेटवर्क, हाँ अच्छा, एक नेटवर्क के लिए हम कोशिश, मैंने सुना था आप लोगों से, मैंने बताया था ना, तो बैंक में कुछ, ये मेरा ऐसा है ना कि है तो थोड़ा सा एडवांस एरिया में है, लेकिन जैसे नेटवर्क वाली बात है, ये तो इसमें मेरा ही एक तरीके से वो होता है ना, लॉस होता है, तो फिर हम क्यों नहीं लगवाएंगे। सारी चीज़ें सब कुछ मैंने सेटअप सारा कुछ रख रखा है, तो नेट के लिए बस ये है ना कि यहाँ पे एडवांस वो है नहीं, वाईफाई अब तक नहीं था, लेकिन हमने इसके बारे में सुना है कि किसी बैंक में, बगल बैंक नहीं, मेनली गैस एजेंसी है, तो वहाँ पर लगा हुआ है, तो फिर इसी वजह से ये था कि अब देखते हैं, घर पे भी हम ट्राई करते हैं। तो अभी वहाँ से बात ही नहीं हो पाई, हम जाते नहीं हैं, तो फिर वहाँ से बात करते, फिर उसके बाद से देखते हैं। ओके, थैंक यू राजवीर, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर डाला, ओके। कुमार सर, मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर डालने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे क्या होता है, अगर मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन डाला, 2 डाला, 3 डाला, ऐसे डाला, फिर जब भी हम ऐसे पेजेस जोड़ने लगते हैं ना, 3 वाला 4, मतलब 3 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन नंबर आ जाता है, फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन नंबर आ जाता है, इधर का उधर, उधर का इधर। अभी हम मान लीजिए 3 क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम डायरेक्ट चले क्वेश्चन नंबर 15 पर, फिर आप लोग ही इधर उधर डगमगा जाएंगे, अभी 3 के बाद 15 कैसे आ गए। तो इसलिए मैंने ये वाला भी छोड़ दिया कि ठीक है, क्वेश्चन से मतलब हो, बच्चे एकदम से वो है कि ठीक है, बिना क्वेश्चन नंबर के ही चल जाएगा। तो आप लोगों से ही मैंने पूछा था, आप लोग तैयार थे, तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली बात है। और अब मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब किस तरीके से उन्होंने लगवाया है, तो फिर वो कुछ तो मिल आइडिया मिल ही सकता ना, हम कर सकते हैं ना, ये वाली चीज़ मैंने सोची थी। हाँ, लगा नहीं है, अच्छा पता भी चल गया कि लगा नहीं है, खाली वो दूसरी चीज़ रही। तब क्या लगा था? अरे कुछ नहीं, तो जियो जियो फाई लगा था ये। अच्छा वो भी कैंसिल, वो जियो फाई लगा था, वाईफाई का वो हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो मतलब वो जियो फाई लगा था, हो गया वो भी, जुगाड़ नहीं मिला। लेकिन अच्छा ये वाला एयरटेल का, एयरटेल का कोई बच्चा कमेंट कर रहा था, एयरटेल का वो था, एयरटेल भी नहीं लिखा रहा, एयरटेल का क्या था, कुछ था, ब्रॉडबैंड, हाँ, तो उसको देखना। सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट एयरटेल का फाइबर, अच्छा यहाँ है नहीं, चलो कहीं वो चले हैं, बाहर चलते हैं। कौन सी जगह पे नेटवर्क बहुत अच्छा है, किस एरिया में? लखनऊ में बढ़िया है कि कहाँ? प्रयागराज में बढ़िया है, फिर आगरा में बढ़िया है, या फिर जौनपुर तो में नहीं अच्छा है? तीन, कल का टाइमिंग, अच्छा सुबह ये बताते हैं आपको, पहले तो ये देखिए, 1 मिनट 1 मिनट, हम थोड़ा सा, चलिए, कल का टाइम आपका 10 बजे का है, और दिन में जो क्लासेस होंगी आपको हम टाइम बताते हैं, टेलीग्राम पे बता देंगे, ठीक है? टेलीग्राम पे आपको टाइम ज़रूर बताएंगे, और साथ ही साथ में कल से आपकी थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट है, और आप लोग 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा। 10 बजे आप लोग, कल का टाइम तो कल का मैंने टारगेट 300 रखा है, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं 400, तो 400 के लिए आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोग 400 कर देंगे तो फिर तो एकदम से सोने पर सुहागा। और आज का सवाल नोट कर लेते हैं ना, आज का सवाल कौन सा था? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये बस एक क्वेश्चन के रिप्लाई नहीं, एक क्वेश्चन बड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? अगर दूसरा चलेंगे,
हम्म, जो श्वसन कार्य होता है ना, श्वसन कार्य, ये इसका नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा है, हाइपोथैलेमस से कौन सा होगा? ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और कुछ क्वेश्चन आपके इधर से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपकी स्क्रीन पर। और कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी हो तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये कह रही मेरे पास आ जाइए, नेटवर्क भी अच्छा रहेगा और आपसे पढ़ भी लूँगी। कल का टाइम 10 बजे वाला एकदम से फिक्स है। और साथ ही साथ में हम, और जो दिन में क्लासेस होंगी उसका टाइम टेबल हम आपको टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा ज़रूर 100%। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।